गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, कल हमारी बात हुई थी कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन से क्वेश्चन पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है 6/13 को 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। सवाल दे रखा है बच्चों हमें 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो बच्चों, व्युत्क्रम ज्ञात करना मैंने आपको बताया था। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अंश को हर में परिवर्तित कर देते हैं और हर को अंश में परिवर्तित कर देते हैं। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसको तो ले जाएंगे ऊपर और इसको ले आएंगे नीचे। तो 16/7 माइनस का चिन्ह ऐसे के ऐसे। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? -16/7। हमें कहा गया है सवाल में कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 गुणा -7/16 का व्युत्क्रम क्या है? -16/7। कितना आएगा? 16 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 16 छिक्की 96 और 13 सत्ते 91 माइनस के ये। ठीक है बच्चों। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणा 4/3 कोष्टक बंद को 1/3 गुणा 6 कोष्टक बंद गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो पहले हम सवाल लिखते हैं बच्चों। हमें दे रखा है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। फिर आगे में दे रखा है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो बच्चों, हम ये सवाल देखते हैं। तो इस सवाल को लगाने के लिए बच्चों, अगर हमने गुणधर्म अच्छे से पढ़े होंगे, प्रश्नावली 1.1 के जो गुणधर्म थे अगर हमने अच्छे से पढ़े हैं, तो हम इनको देख के ही आइडिया लगा लेंगे कि इसमें कौन सा गुणधर्म काम कर रहा होगा। तो बच्चों, हम इसको परिमेय संख्याओं के फॉर्मेट में लिखते हैं। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। बच्चों, 1/3 की जगह हम लिखते हैं A, 6 की जगह हमने लिखा B और 4/3 की जगह हमने लिखा C। जैसा का जैसा था वैसा का वैसा यहाँ उतारते हैं। A गुणा कोष्टक B गुणा C कोष्टक बंद। इधर भी 1/3 A था, 6 था B गुणा C। बच्चों, देख के कुछ आइडिया लगा पा रहे हो क्या आप? A गुणा कोष्टक B गुणा C इज इक्वल्स टू A गुणा B कोष्टक में और गुणा C। कौन सा गुणधर्म काम कर रहा है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक नियम पढ़ा था, साहचर्यता का नियम। कौन सा नियम? साहचर्यता का नियम। उस नियम में हमारे एज इट इज ऐसा का ऐसा ही था। A गुणा B गुणा C इज इक्वल टू A गुणा B गुणा C। पहले A को बाहर रखा था और B गुणा C को कोष्टक में रखा था। फिर दूसरी बार में हमने A और B को एक साथ कोष्टक में रखा था और C को बाहर रखा था। तो इसमें कौन सा गुणधर्म काम कर रहा है बच्चों? साहचर्यता का गुणधर्म। देख सकते हो बच्चों आप। बच्चों, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, वो हमें दे रखा है क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये सवाल हमें दे रखा है, इस सवाल को हमें लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं बच्चों। -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम।
-1 सही 1/8 का -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। ये हमें दिया है, इसने क्या दिया है, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, 8/9 है। अब इसने खुद ने ये पूछा है कि मैंने ये जो उत्तर बता दिया 8/9 ये सही है या गलत है। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है गुणात्मक प्रतिलोम को। बच्चों हम कैसे ज्ञात करते थे? गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते थे, अंश को हर की जगह लिख देते, हर को अंश की जगह लिख देते थे। जैसे हमारे पास एक संख्या है a/b, तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, b/a। दूसरी बात यह है गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे वर्क करता है a/b गुणा b/a। इनका मान कितना आ जाना चाहिए, 1। b को b से काट देंगे, एक बार कट जाएगा, इस a को a से काट देंगे, एक बार कट जाएगा। 1 गुणा 1 बराबर 1। तो अगर किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या से हम गुणा कर देंगे, किसी भी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को अगर हम उसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1। अगर मान 1 आ रहा है तो वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर मान 1 नहीं आ रहा है तो वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो बच्चों -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ये हमें दे रखा है। अब हमें पता लगाना है कि 8/9 यहाँ -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है। बच्चों लगाते हैं। ये बच्चों हमें मिश्र भिन्न में दे रखा है। कौन से भिन्न में दे रखा है, मिश्र भिन्न में। मैंने आपको बताया था इससे पहले दूसरी या तीसरी वीडियो में कि भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तीनों भिन्नों में इस प्रकार वाले भिन्न को मिश्र भिन्न कहा जाता है, जिसमें सही वाला चिन्ह होता है, जैसे 1 से 2/3, 3 से 4/3 ऐसे। तो पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। 8 एकम 8 आ गया। फिर 8 को किस में जोड़ेंगे, अंश वाली संख्या में। 8 और 1 9, कितना आ गया, -9/, हर में जो संख्या थी वो एज इट इज जैसे कि ऐसे उतार देंगे, -9/8। अब हमें पता लगा कि ये जो मिश्र भिन्न थी इसकी मूल संख्या है -9/8। सही मायने में हमें -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम इसने 8/9 दे रखा है, तो हमें चेक करना है कि सही है या नहीं है। तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर इक्वल टू लगा के हम लिखते हैं तो हमें बताया कि अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी और हर वाली संख्या अंश में आ जाएगी, और चिन्ह ऐसे की ऐसे। ये जो उत्तर हमारे पास आया है क्या ये इससे मैच कर रहा है? आप गौर करके देखो, क्या 8/9 इस 8/9 से मैच कर रहा है क्या? 8/9 से 8/9 तो मैच कर रहा है, लेकिन माइनस का चिन्ह वहाँ पे नहीं दे रखा हमें, जहाँ हमने उसने उत्तर बताया था। तो इसका मतलब ये है जैसा यहाँ है या फिर जैसा यहाँ है, दोनों जगह सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, भले चिन्ह हो या ना हो साथ में, समझ रहे हो। तो -8/9 इधर है, लेकिन इधर तो 8/9 ही दे रखा है। अगर अब आप सोचो इस -9/8 को अगर मैं इसके व्युत्क्रम से गुणा करूं तो क्या यहाँ 1 आएगा क्या? देखो देखिए, 8 को 8 से काट दिया 1 आ गया, 9 को 9 से काट दिया 1 आ गया, लेकिन यहाँ तो माइनस का है, तो इधर माइनस का उत्तर आ रहा है 1। तो -1 कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम में नहीं होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा उत्तर क्या होता है, 1। माइनस का कभी भी नहीं आएगा। अतः हम कह देंगे कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। कारण हमने बता दिया है कि क्यों नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। इसने हमें दे दिया कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। पॉइंट माने दशमलव, 0.3 है। तो क्या ये बात सही है, और सही है तो क्यों है, और क्या यह बात गलत है, और गलत तो क्यों गलत है। तो करके देखते हैं बच्चों। वो ही मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। 3 तिया 9, 9 और 1
10/3, सही मायने में ये भिन्न 10/3 थी। अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो आपको पता है 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अंश को हर में, हर को अंश में चिन्ह वैसे कि वैसे। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है 3/10। ठीक है, 3/10 है। अब 3/10 को अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको सरल करो, तो 3/10 को अगर हम सरल करें तो क्या करना क्या रहेगा, 3 में 10 का भाग लगाना रहेगा। चलो लगाते हैं, लगाओ भाग, 3 में तो जा ही नहीं रहा, तो भाग टूट गया तो क्या होगा, 0 आएगा। आ गया ना। अब आगे क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसको बोलेंगे कि मेरे को एक 0 उधार दे दे। तो इसने बोला कि 0 तो उधार ले ले, लेकिन तुझे दशमलव लगानी पड़ेगी। तो इस चिन्ह ने हमें 0 तो उधार दे दिया, लेकिन ये क्या बोला कि तुझे भागफल में तेरे दशमलव लगानी पड़ेगी। ठीक है साहब, दशमलव लगा दी। 10 का भाग लगाएंगे 30 में, लगाओ, देखिए कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। 30 आ गया, 30 में से 30 गए तो 0 बचा, क्रॉस यानी कि कुछ नहीं बचा। तो क्या 3/10 को हम 0.3 भी लिख सकते हैं क्या, इसको मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ कि 3/10 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसने ये बात बिल्कुल सत्य कही है कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। यहाँ हमने करके देखा, मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदला, 10/3 आया। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होगा। और क्या 3/10 को हम 0.3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, तो 0.3 भी यहाँ इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। बच्चों अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का भाग है ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के भाग ए को हम देखते हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा या विपरीत। तो ऐसी कोई संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, या ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। बच्चों परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां b का मान नॉट इजिकल टू 0, इसको p/q भी बोल सकते हो आप, जहाँ q का मान नॉट इजिकल टू 0। ठीक है, तो परिमेय संख्या वो है जो a/b के फॉर्मेट में या p/q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, जहाँ q का मान क्या नहीं हो सकता, 0 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। 0 से स्टार्ट करके देख लें क्या, पता लगाओ देखिए 0 का व्युत्क्रम है क्या कोई। 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। बताओ देखिए 0 का व्युत्क्रम क्या है, 0 का व्युत्क्रम है क्या कोई, नहीं है ना। ठीक है, तो इस सवाल का यही उत्तर है कि परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, शून्य ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अगला सवाल है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, कोई भी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम माने उल्टा या विपरीत के समान है। 1 तथा -1, ये फैक्ट्स है बच्चों, ये हमें याद भी करने पड़ेंगे और इनको हमें समझना भी पड़ेगा। अगर मैं 1 को 1/1 के रूप में लिखूं तो भी इसका मान 1 ही आएगा, और अगर मैं -1/1 लिखूं या फिर मैं 1/-1 लिखूं तो भी इसका मान क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो अतः 1 तथा -1 ऐसी संख्याएं हैं जिनके व्युत्क्रम उनके समान ही हैं।
1 तथा -1 ऐसी संख्याएं हैं जिनके व्युत्क्रम उनके समान है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 10वें का तीसरा भाग है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या भाई? कौन सी परिमेय संख्या है? आप बताओ, आप बताओ कौन सी परिमेय संख्या है? ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान ही है? अगर हम एक मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक ऐसी परिमेय संख्या है क्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। करके देखते हैं। देखिए इसका ऋणात्मक क्या है? -1। तो ये तो बराबर हुआ ही नहीं, 1 बराबर -1 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इससे पता लगा कि 1 तो नहीं होगा। 0 करके देखते हैं। 0 का ऋणात्मक क्या होगा? 0 का ऋणात्मक 0 ही होगा। अतः हम कह देंगे कि परिमेय संख्या 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने अतः हम कह देंगे कि 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 11 में हम ओरल रूप से करते हैं, मौखिक रूप से आपको बताते जाता हूँ, आप लोग समझते जाना। आप समझ सकते हो आप लोग। शून्य का व्युत्क्रम क्या है बच्चों? शून्य का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। शून्य का व्युत्क्रम क्या हो सकता है? शून्य का व्युत्क्रम तो शून्य होता है और कुछ संख्या तो हो ही नहीं सकती। 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते। शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? शून्य ही होगा। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के व्युत्क्रम है, ऐसी संख्या अगर आपने गौर किया हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक सवाल किया था, उसमें हमें अच्छे से पता है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो 1 तथा -1 ऐसी संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। बच्चों -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? -5 का व्युत्क्रम करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें संख्या के अंश को हर में बदलना होता है और हर को अंश में बदलना होता है। -5/1 ये हमारे पास संख्या थी। -5 को हम -5/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। तो -5/1 को अगर -5/1 का अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो बच्चों अंश को हर में और हर को अंश में ले आएंगे। तो -5 को तो नीचे ले आएंगे और 1 को ऊपर ले जाएंगे। तो -5 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/-5। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है 1/x का व्युत्क्रम। अब तो बच्चों 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x इसका व्युत्क्रम में वही बात, अंश को हर की जगह, हर को अंश की जगह। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? x होगा। अगला सवाल है बच्चों, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगा। हमने जब पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या इनके गुणधर्म के बारे में बात की थी ना, तो उस वक्त हमें पता है, उस वक्त हमने ये एक बात पढ़ी थी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। करके देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने दो परिमेय संख्या ली, एक 1/2 ले ली और एक ले ली 3/4। अगर मैं इनको गुणा करूँ तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और 4 को 2 से किया तो 8। तो क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? यस, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो हमारे पास उसका हल भी एक परिमेय संख्या ही आता है। 11वें का छठा सवाल है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या हो सकता है? किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी धनात्मक ही होगा। कोई धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या जैसे 3/4 है, 3/4 है, इसका व्युत्क्रम 4/3। अगर ये धनात्मक में है तो ये भी धनात्मक में ही होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक धनात्मक संख्या होगा। तो बच्चों आज हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी खत्म हो गई है। अगली प्रश्नावली हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और बच्चों बताओ क्या हाल है, बोलो। बच्चों कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल है अपना VD मैथ्स पॉइंट के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।
चैनल का नाम है VD मैथ्स पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता लगे कि कौन सी वीडियो कब डाली जा रही है, ताकि आप अच्छे से मैथमेटिक्स में दक्षता प्राप्त कर सकें। और लाइक और कमेंट करके बताना बच्चों कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या मैं ठीक पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।